Hey curious mind, welcome to Adhan Viksha, the place where the learning meets excitement. Ready to explore? Let's dive in. Today we will do Understanding Society, India and Beyond, Soul Science textbook for grade 9 part 1. I have already uploaded chapter 1 and chapter 2. Today we will do chapter 4, Early Humans and the Beginning of the Civilization. This is the first chapter of history. First chapter of history, and according to your NCERT book, this is the fourth chapter. According to NCERT, this is the fourth chapter. Then let's start. In last video we have discussed the big questions, related question, and now today we will do questions and activity. Do you think that the life become easier to more challenging after the human start the farming? Give the two reason of your answer. क्या ये इजी था कि जब लोग खेती करना सीखा तो पहले से ज़्यादा चैलेंजिंग था या इजी था, इस बारे में बताना है. तो लाइफ बिकम ईजियर इन मेनी वे ऑल्सो ब्रॉड दैम द चैलेंजेस. ऐसा नहीं है कि लाइफ इजी नहीं था, इजी हो गया था, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हमारे पास आ गया था. इसके पीछे का रीज़न क्या था? फार्मिंग प्रोवाइडेड अ रेगुलर एंड द रिलायबल सप्लाई ऑफ फूड, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन द हंटिंग एंड गैदरिंग. यानी अब लोगों को हंटिंग एंड गैदरिंग पे डिपेंडेंट रहने का जरूरत नहीं था, क्योंकि अब फूड रेगुलर वे में मिल रहा था. दूसरा है पीपल बिगिन टू लिव इन द परमानेंट सेटलमेंट विच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ विलेज, स्टेट एंड सिविलाइजेशन. अब लोग क्या है, परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी रूप से बसना शुरू कर दिए, जिस जगह से गांव बनना शुरू हुआ, गांव से फिर लोग सिविलाइज होते चले गए, फिर ट्रेड वगैरह ये सब बनना शुरू हो गया. नंबर 2 में पूछा गया द एनवायरमेंट ऑफर्स ह्यूमन सोसाइटी बोथ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज चैलेंजेस. एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ द अर्ली फार्मिंग कम्युनिटी एंड रिवर वैली सिविलाइजेशन. तो हमारा जो सोसाइटी है वहाँ पर में चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलते हैं. ये इन्वायरमेंट का मेन रोल है. तो अगर पुराना रिवर वैली सिविलाइजेशन के आधार पर देखा जाए तो क्या चैलेंजेस था और क्या अपॉर्चुनिटी था, इसके बारे में आपको बताना. तो पहले अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं. रिवर्स प्रोवाइड द वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इससे ड्रिंकिंग के लिए वाटर भी मिल रहा था और इरीगेशन का फैसिलिटी भी मिल रहा था. फर्टाइल सॉइल की वजह से लोगों को क्रॉप्स उगाने में मदद मिल रहा था. रिवर सपोर्टेड ट्रांसपोर्ट, यहाँ से ट्रांसपोर्ट, फिशिंग और ट्रेड, ये तीनों भी हो जाया करता था. तो ये तो हो गया अपॉर्चुनिटी. अब चैलेंजेस क्या था? फ्लड कुड बी डिस्ट्रॉय द क्रॉप एंड द सेटलमेंट. अगर फ्लड आ गया तो क्या हो जाएगा? बाढ़ आने से जो अस्थायी रूप से लोग बसे हैं वो भी चले जाएंगे, साथ में फसल भी चला जाएगा. ड्रॉट काउज द फूड शॉर्टेज. अब क्या है कि अगर सूखा हो गया तो फूड का कमी हो जाएगा. पीपल हैड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड द नेचुरल डिजास्टर. भगवान भी वाट लगाने के लिए बैठे हुए हैं, उससे बच गए तो नेचुरल डिजास्टर के किसे मरेंगे, अगर उससे भी बच गए तो फिर जंगली जानवर तो है ही. ठीक है. तो 10 वाइल द एनवायरनमेंट सपोर्ट द सिविलाइजेशन इट ऑल्सो रिक्वायर द केयरफुल प्लानिंग एंड एडेप्टेशन. इसको केयरफुल प्लानिंग करने का और एडेप्टेशन करने का भी हम लोगों को जरूरत था. इसके बाद तीसरा है वाई डू हिस्टोरियन डिवाइड द अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री इन द डिफरेंट एजेस एज ए स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन एज. व्हाट डज द क्लासिफिकेशन अबाउट द ह्यूमन प्रोसेस. यानी हिस्टोरियन जो थे वो 3 भागों में, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और द आयरन एज में क्यों बांटा गया, इसके पीछे का मतलब क्लासिफिकेशन का मेन रीजन क्या था. तो आंसर हो जाएगा हिस्टोरियन डिवाइड द अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री डिफरेंट एज बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज फॉर द मेकिंग द टूल्स. एग्जैक्टली जो हथियार वगैरह वहाँ पर में बनाया जा रहा था या जो औजारों का इस्तेमाल किया जा रहा था उसके आधार पे बांटा गया था. स्टोन एज में स्टोन का टूल का हम लोग यूज़ कर रहे थे. ब्रॉन्ज एज में ब्रॉन्ज टूल्स और वेपन्स वगैरह ज़्यादा डेवलप हुआ था. आयरन वाला में आयरन टूल्स बिकम कॉमन हो गया था. तो द क्लासिफिकेशन सो दैट द ह्यूमन ग्रेजुअली इम्प्रूव देयर टेक्नोलॉजी, फार्मिंग, ट्रेड एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग टू द ग्रोथ एंड एडवांसमेंट्स. ये दिखा रहा है कि धीरे धीरे लोग कैसे इम्प्रूव होना शुरू हुए. नंबर 4 में पूछा जा रहा है इमेजिन यू आर ए न्यूलिथिक farmer, describe one day of your life, what challenges would you face that a hunter gatherer would not. ठीक है. अगर आप न्यूलिथिक फार्मर रहते हैं तो आपका डे बताना है कि किस तरह का चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता अगर आप हंटर गैदर नहीं होते तो आंसर हो जाएगा आई वेक अप अर्ली इन द एंड वर्क इन माय फील्ड. सुबह उठते और चले जाते खेत में. वाटर टू द क्रॉप्स, रिमूव वीड्स, यानी फसल में पानी पटाते, जो वीड्स वगैरह था उसको हटाते. टेक केयर ऑफ द माई कैटल, और अपना जानवरों को देखभाल करते. लेटर है रिपेयर माई हाउस एंड स्टोर द ग्रेन्स. घर को क्या रिपेयर करके ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करते, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया अगर आप हंटर गैदर नहीं होते तो क्या करते. लाइक द हंटर गैदर आई मस्ट प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम द पेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल. अब यहाँ पर में क्या है कि क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है पेस्ट से और इवन वाइल्ड एनिमल से भी. डिपेंड ऑन द रेनफॉल फॉर द फार्मिंग. अब फार्मिंग के लिए भगवान के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड रहेंगे. स्टोर करेंगे फूड को सेफली और फेस ऑन द रिस्क ऑफ, जैसे कभी कभी क्रॉप फेलवर भी हो सकता है, चाहे फ्लड हो या ड्रॉट हो, किसी की वजह से. तो ऑल्दो फार्मिंग प्रोवाइड ए स्टडी फूड सप्लाई, इट ऑल्सो रिक्वायर है हार्ड वर्क. ऐसा नहीं है कि ये ठीक है आपको परमानेंट सेटलमेंट रेगुलर सप्लाई दे रहा है तो इसका मतलब इसके लिए खटने की जरूरत नहीं पड़े. Now come to question number 5. Imagine that the Harappan script get disappeared tomorrow. What new type of information do you think the historian might learn? अगर हट जाता तो क्या मिलता है? If the Harappan script disappeared
हिस्टोरियन मे बी लर्न अबाउट द लैंग्वेज स्पोकन बाय द हरप्पन। अगर उसका वर्ड को क्रिटी मतलब हरप्पन जो स्क्रिप्ट मिला उसको हम लोग डिकोड कर पाते तो हम लोग ये जान पाते कि किस तरह का लैंग्वेज उन लोगों के द्वारा बोला जाता था। देयर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो कैपेसिटी था वो क्या था, रिलीजियल बिलीफ और कस्टम्स क्या था, ट्रेड एंड बिजनेस का जो रिकॉर्ड है वो जान पाते, लॉ, एजुकेशन, डेली लाइफ इनके बारे में जान पाते। द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, क्या कारण था कि हरप्पन सिविलाइजेशन पूरी तरीके से नष्ट हो गया, ये सब हम लोग जान पाते। दिस वुड ग्रेटली इंप्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वंस वर्ल्ड अर्लीस्ट सिविलाइजेशन के बारे में हम लोगों को पता चलता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी तक ऐसा नहीं कर पाए। नंबर 6 में है प्रिपेयर अ टेबल विद द 3 कॉलम पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक एंड द नियोलिथिक एंड फिल देयर डिस्टिंक्टिव फीचर, यानी 3 भागों में बांट करके फिर इनका फीचर्स के बारे में बताना है। चलिए फीचर्स भी हम लोगों ने मेंशन कर दिया है, तीनों हेडिंग दे दिया गया, पैलेयोलिथिक है, मेसोलिथिक है और नियोलिथिक है, तीनों का तीनों है। पहले टूल्स, रफ स्टोन टूल्स का इस्तेमाल होता था, यहाँ माइक्रोलिथिस का इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ पे पॉलिश स्टोन टूल्स का इस्तेमाल होता था। सेटलमेंट नोमैडिक लाइफ था, टेम्प्रोरी शेल्टर था, यहाँ पर में लोग परमानेंट विलेजेस में रहना शुरू हो गया। आर्ट, यहाँ केविंग पेंटिंग था, यानी केव को पेंट किया जाता था। मोर डिटेल रॉक पेंटिंग, रॉक को ज़्यादा पेंट किया जाता था डिटेल के साथ, और यहाँ पे पोइट्री और वेविंग का सिस्टम आ चुका था। सबसिस्टेंस, हंटिंग और गैदर का हिसाब था, यहाँ हंटिंग, फिशिंग, अर्ली और डोमेस्टिकेशन ये शुरू हो गया था। फार्मिंग एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन जो है ये आपका नियोलिथिक में शुरू हो गया था। नंबर 7, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन डेवलप है इंडिपेंडेंटली बट शेयर द कॉमन फीचर, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। चूंकि ये डेवलप तो हुआ लेकिन कुछ कॉमन फीचर देखे गया, क्या चलिए देखते हैं। ऑल्दो द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन डेवलप द डिफरेंट रीजन दे हैड द मेनी सिमिलरिटी, अलग अलग रीजन में ये पनपा, लेकिन सिमिलरिटी सब जगह कुछ कुछ चीज़ कॉमन था, जैसे डेवलप नियर द रिवर, हर जगह रिवर के साइड में ही देखने को मिला। प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, लोग यहाँ पर मैं एग्रीकल्चर करते हुए देखें। यूज ब्रॉन्ज टूल्स, तो टूल्स कौन सा होता था, तो ब्रॉन्ज का होता था। हैड ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो ऑर्गेनाइज था। डेवलप्ड राइटिंग सिस्टम इन लोग के द्वारा लाया गया। बिल्ड सिटीज एंड ट्रेड विद द रीजन, तो ट्रेड वगैरह करने के लिए यहाँ पर में सिटीज़ वगैरह डेवलप होने लगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये कुछ कॉमन कैटेगरी था, कैरेक्टर था जो आपको हर एक में देखने को मिला। नंबर 8, ऑल्दो द रिवर प्रोवाइड द मेनी बेनिफिट दे ऑल्सो क्रिएटेड द चैलेंजेस इन द अर्ली सोसाइटी। बेनिफिट तो मिलता था लेकिन कुछ चैलेंजेस भी मिलता था। डिस्कस बोथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, अगर हम रिवर के नियर में रहते हैं तो क्या क्या हो सकता है। एडवांटेज देख लेते हैं। फर्टाइल सॉइल फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए फर्टाइल सॉइल मिल जाएगा। वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन मिल जाएगा। फिशिंग एंड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ ट्रेड और सेटलमेंट ये आपको देखने को मिल जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, फ्लड डैमेज द क्रॉप एंड हाउसेस, अगर फ्लड आ गया तो घर से लेकर के खेत खलिहान सारा चल जाएगा। वाटर बॉर्न डिजीज, यानी वाटर से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो फैल जाएगी। चेंज इन द रिवर कोर्स कुड भी इफेक्ट द फार्मिंग, अगर रिवर कोर्स में किसी तरह का चेंजेस हो गया तो फार्मिंग इफेक्ट हो जाएगा। कॉम्पिटिशन ओवर द वाटर रिसोर्सेज, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द मोर अबाउट द कोड ऑफ द हम्मुराबी। Hammurabi, why was it important? Do you think that it was a fair for all section of the society? Give reason। तो चलिए देखते हैं इसका कोड क्या था। वन अर्लीस्ट रिटन लॉ कोड था जो मेसोपोटामिया में देखने को मिला। इसका इंपॉर्टेंस था स्टेबलाइज द रिटन लॉ, ये जो लॉ था ये लिखा हुआ था। हेल्प टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, इससे पता चला कि लॉ और ऑर्डर मेंटेन किया कैसे किया जा रहा था। डिफाइंड पनिशमेंट, अलग अलग क्राइम के लिए किस तरह का पनिशमेंट था ये यहाँ मेंशन था। प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी और ट्रेड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए ये भी यहाँ पर लिखा था। इट वाज नॉट कंप्लीटली फेयर बिकॉज द पनिशमेंट डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द सोशल स्टेटस, लोगों का स्टेटस के अनुसार सबको अलग अलग पनिशमेंट मिलता था। रिच एंड पावरफुल पीपल ऑफन रिसीव द डिफरेंट ट्रीटमेंट फ्रॉम द कॉमन पीपल, कॉमन पीपल और स्लेव को जिस तरह का मिल रहा था पनिशमेंट वैसा रिच लोगों को नहीं मिलता था। कम टू क्वेश्चन नंबर 10, इफ यू हैड टू चूज एंड वन मेजर इनोवेशन फ्रॉम द अर्ली सिविलाइजेशन दैट चेंज द वर्ल्ड परमानेंटली, व्हाट वुड इट बी एंड वाई? आई कुड भी चूज द इन्वेंटिंग ऑफ राइटिंग, अगर कुछ चेंज करना रहे तो आप क्या चेंज करना चाहोगे और उसका रीज़न क्या है? तो मैं क्या करूँगा, तो राइटिंग को चेंज करूँगा। रीज़न, इट हेल्प टू प्रिजर्व नॉलेज, ताकि हम नॉलेज को प्रिजर्व कर सके। इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड, व्यापार से लेकर के आपका संस्था चलाया कैसे जाता है इस सिस्टम को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे लॉ एंड हिस्ट्री को, इसके साथ साथ इनेबल करेंगे किया जाएगा स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। राइटिंग लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, राइटिंग से हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन इम्प्रूव होगा। Come to question number 11. Compare the social hierarchy and the daily life in the people in the Egyptian civilization with those in the Mesopotamia और China with the similarity and the difference. आपको similarity भी बताना है और difference भी बताना है। चाइना का, मेसोपोटामिया का किसके साथ, तो इजिप्ट के लोगों के साथ। तो किंग रूल्ड इन द किंगडम, ये सब जगह देखने को मिल रहा था। फार्मर फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप, फार्मर यहाँ पर मैं क्या कर रहे थे, लार्जेस्ट ग्रुप में थे।
प्राइस एंड द ऑफिशियल वेयर इंपॉर्टेंट, पंडित से लेकर के ऑफिशियल वगैरह सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। एग्रीकल्चर जो था यहाँ पर में मेन ऑक्यूपेशन था। अब यहाँ पर में कुछ डिफरेंसेस वगैरह था, तो क्या था, इजिप्शियन बिलीव दैट द फारो वाज ए गॉड, इनका गॉड कौन था, तो फारो था। वेल मेसोपोटामिया में किंग को कंसीडर किया जा रहा था, क्योंकि किंग को एज अ रिप्रेजेंटेटिव माना जा रहा था गॉड का। इजिप्शियन बिल्ड द पिरामिड, इजिप्ट में पिरामिड बिल्ड हो रहे थे, लेकिन मेसोपोटामिया में क्या हो रहा था, इसको बोलते हैं जिगुरात, ये बिल्ड हो रहा था। इजिप्ट डिपेंड कर रहा था नील नदी के किनारे, जबकि मेसोपोटामिया जो था वो टिग्रस एंड द यूफ्रेट्स जो रिवर है उसके ऊपर डिपेंडेंट था। 12th नंबर में यहाँ पर मैं दिया गया है, लोकेट द मेजर रिवर इन द सिविलाइजेशन ऑन द मैप एंड मार्क द ट्रेडिशन। ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इसको देख करके आप लोग क्या करेगा, वीडियो को पॉज करके इसको ले लेना है। नाउ दिस इज चैप्टर 4. Thanks for joining me on this learning journey. If you enjoy the ride, give it the thumbs up, hit the subscribe button and ring the bell so you never miss a spark of knowledge. Drop your thoughts and questions in the comment, because here every learner matter. Until the next time, keep questioning, keep learning.